फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, ट्रायंगल के क्या क्या कंडीशन होते हैं, किस किस तरीके से इस पे सवाल बनते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। पहला चीज, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें लिखा गया है ए बी सी, अगर एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो कभी भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब किन्हीं दो साइड के सम तीसरे साइड से बड़ा हो। कंडीशन टू फॉर्म अ ट्रायंगल कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड, सम ऑफ कोई दो साइड तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपके मन में सवाल उठता होगा, सर ऐसा क्यों होता है कि किन्हीं दो का सम तीसरे से बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ये 5, 6, 7 का एक ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल पॉसिबल है? बोलूंगा हाँ पॉसिबल है। 5 + 6 11 बड़ा है 7 से, जी। 7 + 6 13 बड़ा है 5 से, जी। 7 + 5 12 बड़ा है 6 से, जी। अब मैं आपको बोला एक ऐसा ट्रायंगल हमने फॉर्म किया जिसका एक साइड जो है 25 है और दूसरा साइड है 3 और तीसरा साइड है 2। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं सर, कभी ये तीसरा और दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों कट करें, उसके लिए कंडीशन फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है कि सम ऑफ टू साइड तीसरे से बड़ा हो। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा जो कि ट्रायंगल नहीं रह जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज से कंक्लूड करके एक और स्टेटमेंट हम लोग कंक्लूड करते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? अगर मैं बी को उधर भेज दूं, सी को उधर भेज दूं या फिर ए को उधर भेज दूं, जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा? सी माइनस बी या फिर बी माइनस सी या फिर ए माइनस बी। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। किसी दो साइड्स के बीच के ट्रायंगल, किसी दो साइड का डिफरेंस ट्रायंगल का बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है तीसरे से। चलो, छोटा होता है तीसरे से। अगर a माइनस बी जो है वो c से छोटा होगा, a माइनस बी का, सर यहां पे ये क्या है? एक छोटा छोटा सा लाइन बताइए सर। ये जो है ना, जो ये है ना, इसको मॉड बोलते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। और मॉड के अंदर चीजें पॉजिटिव होती है। अब जरूरी नहीं कि a माइनस बी हो सकता है b माइनस ए बी हो। तो आपका a और b का डिफरेंस या फिर b माइनस ए, b और a का डिफरेंस जो होगा हमेशा c से छोटा होगा। b और c का डिफरेंस या फिर c और b का डिफरेंस हमेशा a से छोटा होगा। c और a का डिफरेंस और a और c का डिफरेंस हमेशा b से छोटा होगा। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल इस बात से हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है। हमेशा जो होगा दो साइड का डिफरेंस तीसरे से, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए वही वाला एग्जाम्पल ले लो, ये तो प्रूफ हो कि यहीं से आया है। अगर मैं एक बार बी को इधर भेज दूं तो ए बड़ा होगा बी माइनस सी से, और एक बार बी को इधर ना भेज के ए को इधर भेज दूं तो बी बड़ा होगा ए माइनस सी से। एक केस में हम लोग सी को इधर भेज दें तो बी बड़ा होगा सी माइनस ए से। तो बी जो बड़ा है वो सी माइनस ए से भी और ए माइनस सी से भी है। तो यहाँ पर हम लोग मॉडुलस डाल देते हैं और बोलते हैं कि ए और सी का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा बी से। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड एंड सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे यहाँ पर हम लोग ये लिखें कि अगर मैं एक बार बी को इधर ना भेज के सी को इधर भेज दिया तो सी को इधर भेजा तो क्या आएगा? जो सी को इधर भेज चुका हूं, एक बार हम लोग बी को इधर भेज देंगे। बी को जब भेजेंगे तो क्या होगा? सी बराबर ए माइनस बी। और जब यहाँ पे एक बार ए को इधर भेजेंगे तो सी बराबर बी माइनस ए। और यहाँ पे एक बार सी को इधर भेजेंगे, एक बार यहाँ पे बी को इधर भेजेंगे, अपने अकॉर्डिंग सब भेज भेज के देखोगे तो हर बार आपको यही तीनों चीजें निकल जाएगी। एक बार ए इज ग्रेटर देन सी माइनस बी आ जाएगा, तो एक बार ये ए का आ जाएगा बी माइनस सी और सी माइनस बी, ये बी का है और ये सी का है। बहुत सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली वही चीज है। हमने दो चीजें पढ़ा कि एक पढ़ा सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड और एक पढ़ा डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन थर्ड। इससे एक और स्टेटमेंट कंक्लूड होता है कि अगर मुझे कोई दो साइड पता है
और मुझसे कोई पूछे कि तीसरा साइड क्या हो सकता है, तीसरा साइड क्या हो सकता है, तो तीसरा साइड a माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा और a प्लस बी से हमेशा छोटा होगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू साइड जो है उससे तो ये बड़ा ही होगा और सम ऑफ टू साइड से हमेशा छोटा होगा, तो इसके बीच में होता है। तो जो भी थर्ड साइड होगा, मान लो मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इस 6 के जगह पे हमने हटा दिया और x लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूं जो x होगा वो 5 माइनस 4 1 से हमेशा बड़ा होगा और 5 प्लस 4 9 से हमेशा छोटा होगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो 1 और 9 के बीच में होगी। जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 और 9 के बीच में होगी। अब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका थर्ड साइड होता है वो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ टू साइड्स के बीच में होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जो भी आपका थर्ड साइड होता है वो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ टू साइड्स के बीच में होता है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक सवाल आपके सीजीएल 2023 में आया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण धर्मों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है। पॉसिबल है? नहीं सर, जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। सेम ही स्टेटमेंट है यार, ये कैसे होगा? यहां पर मे भी लिखा था और यहां पर इज लिखा है। मे भी मतलब ऐसा पॉसिबल है कि हो, और इज मतलब इज ऑलवेज मतलब हमेशा ऐसा होता है। दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। हिंदी भले सेम था, हाँ हिंदी में भी देखो सदैव, उसमें सदैव नहीं था। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये सही है। जो दो भुजाओं का सम होता है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। अगला स्टेटमेंट सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये भी पॉसिबल नहीं। सम ऑफ टू साइड हमेशा ग्रेटर होता है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। इसको करिए। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x, देन ये त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 है। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 मान लेते हैं, तीसरा x है। तो जो मेरा x होगा वो क्या होगा? तो x सर 8 से 3 गया, 5 से बड़ा होगा और 8 में 3 जोड़ा 11 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू 5 से 11 के बीच में होगी। x की वैल्यू 5 से 11 के बीच में होगी। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला चीज, द लेंथ ऑफ अ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 30, 42 एंड x, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बोला गया त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई 30, 42 और x है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सर x है वो 30 माइनस 42 से हमेशा बड़ा होगा और 30 प्लस 42 से हमेशा छोटा होगा। अब 30 माइनस 42 सर ये तो नेगेटिव हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मॉडुलस पता है, हमें मॉडुलस पता है। क्या 30 माइनस 42 हमने लिख दिया है तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पर 42 माइनस 30 लिखना चाहिए था। बात तो कोई दिक्कत की नहीं है, नहीं। तो ये 12 से बड़ा और 72 से छोटा होगा। 12 से बड़ा और 72 से छोटा होगा। तो जो x की वैल्यू है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये वाला लाइन भी नहीं पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 12 के बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं। 72 के बराबर ये भी नहीं हो सकता। मतलब वो 12 और 72 से हमेशा, 12 से छोटा मतलब 12 से बड़ा मतलब 13, 14, 15 सब ले सकते हैं। 72 से छोटा मतलब 71 तक, इन सब को ले सकते हैं, लेकिन 12 को और 72 को, या फिर 12 से छोटा या फिर 72 से बड़ा नहीं ले सकते। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगले सवाल करो। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12, 17 एंड x, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 17 से 12 गया 5 और 17 प्लस 12 29। x की वैल्यू जो होगा 5 और 29 के बीच में होगा।
इसे करो। इफ द मेजरमेंट ऑफ इन अ ट्रायंगल, इफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर 5 and 8, देन द थर्ड साइड कैन बी। त्रिभुज में दो भुजाओं की माप 5 और 8 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? बोलोगे सर 5, 8 से 5 गया 3 और 8 5 13। 3 और 13 के बीच में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। हमने देखा कि 3 से बड़ा है, नहीं। क्या 13 से छोटा है? नहीं। क्या 3 से बड़ा है? नहीं। 3 से बड़ा चाहिए, 3 के बराबर भी नहीं चाहिए। 3 से बड़ा एक ही संख्या है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि इन द गिवन डायग्राम बिलो ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल PQR, AC इज ए पॉइंट ऑन PQ। A से एक पॉइंट है PQ पर। PR बराबर है 8 के, PS बराबर है 3 के, QR बराबर है 15 के, तो SQ का वैल्यू क्या होगा? SQ का वैल्यू क्या होगा बताइए? SQ का वैल्यू क्या होगा? सोचिए, कुछ सोच पा रहे हो तो? सर इतना पता है PQ का जो वैल्यू होगा ना, 15 से 8 गया 7 से बड़ा होगा और 15 8 23 से छोटा होगा। जो लेंथ ऑफ PQ होगा वो 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा। लेंथ ऑफ PQ है वो 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा। अब सर PS मेरा 3 हो चुका है, तो जो मेरा QS हो सकता है SQ हो सकता है। SQ को 4 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं और 20 से छोटा कुछ भी ले सकता हूं। 4 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं SQ को। तभी तो 3 + 4 7 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 से बड़ा मतलब 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। 5 3 5 8 3 6 9 3 7 10, 5 से बड़ा कुछ भी ले लूं। और 20 से छोटा, तभी तो 3 और 20 23 से छोटा रहेगा। तो 20 से छोटा 19 ले सकता हूं, 18 ले सकता हूं, 17 ले सकता हूं। बोला है कि SQ की लंबाई हो सकती है। तो 4 से बड़ा कुछ भी ले लो, 20 से छोटा कुछ भी ले लो। 4 से बड़ा लेना है, 20 से छोटा लेना है, 20 से छोटा लेना है और 4 से बड़ा लेना है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो कि 13 है, पॉसिबल है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट, किसी 3 सेगमेंट लाइन सेगमेंट को ले लो। 4 लाइन सेगमेंट आपके सामने, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के, जिसमें से किसी 3 को लेकर ट्रायंगल फॉर्म किया जाए तो कितने ट्रायंगल फॉर्म किए जा सकते हैं? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमने एक बार लिया 3 4 3 4 6, एक बार हमने ले लिया 3 6 7, और एक बार हमने ले लिया 3 4 7। क्या 3 के साथ और कुछ ले सकते हैं? मैं 3 के साथ एक बार ये दोनों ले लिया, 3 के साथ इसके बाद ये दोनों ले लिया, एक बार 3 के साथ ये दोनों ले लिया। 3 के साथ और कुछ नहीं ले सकता। अब मैं 4 के साथ लेता हूं। 4 के साथ लिया तो 4 के साथ मैं 3 और 6 तो लूंगा नहीं, क्योंकि 3 6 ऑलरेडी हो चुका है। 4 के साथ 6 और 7 ले सकता हूं। और कुछ ले सकता हूं क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं ले सकता हूं। 4 के साथ 3 6 ऑलरेडी हो चुका है, 4 के साथ 3 7 ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 के साथ 3 और 7, 3 और 6 नहीं लिया, 4 के साथ सिंपली 6 और 7 लिया। अब 6 के साथ मैं 3 4 लूंगा, नहीं लूंगा सर, 6 3 4 बन चुका है। 6 के साथ मैं 4 7 लूंगा, नहीं लूंगा सर, 6 4 7 बन चुका है। 7 के साथ 3 4 लूंगा, नहीं सर, बन चुका है। 7 के साथ 4 6 बन चुका है। टोटल 4 तरीके से हम लोग ट्रायंगल लिख सकते थे। अब चेक करना है कितने पॉसिबल ट्रायंगल है। क्या आपका ये ट्रायंगल पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। कैसे चेक कर रहे हैं? सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, किसी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। हमने इस दोनों का सम लिया, तो 3 + 4 का सम हमेशा 6 से बड़ा होगा, 4 + 6 का सम हमेशा 3 से बड़ा होगा, 3 + 6 का सम हमेशा 4 से बड़ा होगा। मतलब 3 में से किसी 2 का सम तीसरे से बड़ा है। ठीक ठीक, हमने इसे चेक किया। 3 + 6 का सम 7 से बड़ा है, 6 + 7 का सम 3 से बड़ा है, 3 + 7 का सम 6 से बड़ा है। मतलब इनमें भी किसी 2 का सम तीसरे से बड़ा है। 3 + 4 का वैल्यू 7 से बड़ा है, 7 + 4 का वैल्यू 3 से बड़ा है, 3 + 7 का वैल्यू, अरे भैया एक गड़बड़ हो गया। 3 + 4
7 के बराबर हो गया। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? 3 + 4 7 के बराबर हो गया। सर ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ टू साइड तीसरे से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसे चेक किया, 4 + 6 10 बड़ा है 7 से, 6 + 7 13 बड़ा है 4 से, 4 + 7 11 बड़ा है 6 से। मतलब ये और ये 3 ट्रायंगल पॉसिबल है और एक मेरा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात आपके दिलो दिमाग में क्लियर है? क्या ये बात आपके दिलो दिमाग में क्लियर है? बोलो कि जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो। बढ़िया सवाल है आपके सामने। इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी बराबर 24 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। यदि ए और बी एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल ए बी बराबर है 24, जहां पर ए और बी पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? अगर ए और बी दो साइड है ट्रायंगल के जहां पर a इंटू बी 24 है, अगर बोला गया है a इंटू बी 24 है, a इंटू बी 24, अब मैं बोलूं मेरे भाई मेरे यार, तो a इंटू बी अगर 24 है तो a और b क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? a और b क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे a और b हो सकता है 1 × 24, 1 × 24, a 1 हो सकता है, b 24 हो सकता है, a हो सकता है 2 हो जाए और b 12 हो जाए, a हो सकता है 3 हो जाए और b 8 हो जाए, a हो सकता है 4 हो जाए और b 6 हो जाए, a हो सकता है 8 हो जाए और b 3 हो जाए। कैसे ले लो सर? कोई नीड नहीं है, आपने 3 और 8 ऑलरेडी ले लिया तो अब रिपीट करेगा। 8 × 3 6 × 4 12 × 2 24 × 1। अब आपको आगे लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आगे रिपीटेशन होगा। अगर ए और बी त्रिभुज है और ए और बी इंटीजर है, ए और बी त्रिभुज की दो भुजा है और ए और बी इंटीजर है, तो ए और बी के इंटीजर पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकते हैं कि एक बार भी ए और बी 1 और 24 हो, एक बार ए और बी 1 और 24 हो, एक बार ए और बी 2 और 12 हो, एक बार ए और बी 3 और 8 हो, और एक बार ए और बी 4 और 6 हो। ठीक ठीक। अब देखो अब मैं बोलूं मेरा सी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जब ये सर 1 और 24 होगा तो मेरा जो सी हो सकता है 24 से 1 गया 23 और 24 1 25। ये सी 23 से 25 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो मुझसे बोला है कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो सी के कितने वैल्यू पॉसिबल है? सी का वैल्यू 23 से ज्यादा और 24 से कम, 23 से ज्यादा और 24 से कम। तो 23 से ज्यादा कितने होंगे वैल्यू? 1, और 25 से कम कितना ज्यादा होगा? 1। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है 24। मतलब सी के यहां पर एक वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू क्या है? 24। अगर मैं बोलूं कि यहां पे और क्या पॉसिबल है, तो 12 से 2 गया 10 और 12 2 14। जब ट्रायंगल का साइड 2 और 12 होगा तो सी के 10 से लेकर 14 तक की वैल्यू पॉसिबल है। मतलब 11 12 13 तीन वैल्यू पॉसिबल है। तो आप 10 से ज्यादा एक 11 है, 14 से कम एक 13 है। आप ऐसे याद कर सकते हो, 14 से 10 गया 4 से एक 3 कम। ऐसे मत याद करो। मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा तगड़ा सा, कि कैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालते हैं। पहले आप ध्यान रखो, 10 से ज्यादा 11 हो सकता है और 14 से कम 13 हो सकता है। तो 11 से लेकर 13 तक के सारे पॉसिबल वैल्यू, तो 11 12 13, यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगे सी के। और कौन कौन से आएंगे? 11 12 13। जब ट्रायंगल 3 और 8 का हो तो 8 से 3 गया 5 और 8 और 3 11। सी के पॉसिबल वैल्यू 5 से 11 के बीच में आएगा, 5 से 11 के बीच में आएगा। तो क्या क्या हो सकते हैं? 5 से 1 ज्यादा 6 और 11 से 1 कम 10।
6 से लेकर 10 तक, तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 9 हो सकता है, और 10 हो सकता है। टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज है। टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज है। क्या आपको इस बात से आपत्ति है, कष्ट है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब मैं सी का ए और बी को 4 और 6 ले लूं, ए और बी को 4 और 6 ले लूं, तो क्या पॉसिबल होगा? 6 से 4 गया 2, और 6 4 10। सी 2 से 10 तक हो सकता है, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 9 हो सकता है। टोटल 6 वैल्यूज, 6 ही है ना, 3 4 5 6 1 7, 7 वैल्यूज पॉसिबल है। मुझसे कोई पूछे कितने ट्रायंगल संभव है, तो एक बार 1 24 1 होगा, एक बार 2 12 11 2 12, आप कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? मान लो यहाँ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ट्रायंगल फॉर्म होगा 1 24 24 का। यहाँ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा, एक होगा 2 12 और 11 का, एक फॉर्म होगा 2 12 और 12 का, और एक फॉर्म होगा 2 12 और 13 का। 3 ट्रायंगल यहाँ फॉर्म होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ साइड ऑफ सी है उतना ही ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो 7 5 12 3 15 16 ट्रायंगल सर फॉर्म होंगे। 16 ट्रायंगल सर फॉर्म होंगे। यहां पे आप लिख सकते हो 11। अब कौन कौन से ट्रायंगल फॉर्म होंगे? 3 8 6, 3 8 7, 3 8 8, 3 8 9, 3 8 10। इतने ट्रायंगल फॉर्म हो गए। इतने ट्रायंगल फॉर्म हो गए। इस तरीके से यहाँ पे 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4 6 7 4 6 8 4 6 9, टोटल 7 ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से 16 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या सर एक ही तरीका है, इसी तरीके से ट्रायंगल काउंट किए जा सकते हैं? बोलेंगे नहीं, इस तरीके से ट्रायंगल काउंट नहीं किया जा सकते। ट्रायंगल काउंट करने का एक मेथड होता है। ट्रायंगल काउंट करने का एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम फॉर्मूला होता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। आपसे जब भी पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ थर्ड साइड पूछे तो आप सीधा करोगे 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। मतलब यहां पे मुझे सी के पॉसिबल वैल्यू निकालना बहुत आसान थे। हाँ, कैसे? ऐसे मैं बोलता मेरा सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, सी के 1 पॉसिबल वैल्यू था। 2 गुणे 2 माइनस 1, सी के 3 पॉसिबल वैल्यू था। 2 गुणे 3 माइनस 1, सी के 5 पॉसिबल वैल्यू थे। 2 गुणे 4 माइनस 1, सी के 7 पॉसिबल वैल्यूज थे। सी के पॉसिबल वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन आपको ये निकालना हो कि कौन कौन से पॉसिबल है, तब आपको इस अप्रोच से ही जाना पड़ेगा। कल को अगर ये पूछ दे कि सी के सारे पॉसिबल वैल्यूज के सम बताओ, तो आपको सारे पॉसिबल वैल्यू इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। ये पूछ दे कि सारे पॉसिबल ट्रायंगल का पेरीमीटर का सम बताओ, तो सारे पॉसिबल ट्रायंगल आपको सम करके निकालने पड़ेंगे। तो आपको कल के लिए प्रिपेयर होना है, तो ये मेथड आपको बेसिक से आना चाहिए। क्लियर है? जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और मैंने अपने तरफ से रख रखा था जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थोड़ा तेज तेज भी करा दूंगा मैं, इसमें सिर्फ फोकस रहूंगा आंसर लाने पे। पिछला वाले में मैंने कॉन्सेप्ट को डिटेल फॉर्म में सिखा दिया है। इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट द प्रोडक्ट ए बी बराबर 36 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। यदि ए और बी इंटीजर है और ए इंटू बी का गुणनफल 36 है, तो आपको ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? ए इंटू बी 36 है, क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं सर, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल बताओ, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, सिर्फ पॉसिबल ट्रायंगल, तो मैं 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 करके सिर्फ पॉसिबल ट्रायंगल निकालूंगा।
2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुणे 1 से 1 गया 1 हो गया, 2 दूना 4 से 1 गया 3 हो गया, 2 तिया 6 से 1 गया 5 हो गया, 2 चौके 8 से 1 गया 7 हो गया, 2 छक्के 12 से 1 गया 11 हो गया। मुझसे सिर्फ पॉसिबल वैल्यू पूछा जाता तो मैं निकाल दिया। 11 7 18 5 23 3 26 1 27, 27 पॉसिबल ट्रायंगल है, 27 पॉसिबल ट्रायंगल है। ऐसे कितने पॉसिबल त्रिभुज हैं? 27 उत्तर आना चाहिए भाई, 27 उत्तर आना चाहिए। मैंने ऑप्शन चेंज करना लग रहा है भूल गया हूं। पिछला और ये सवाल का ऑप्शन सेम है क्या? 15 12 18 16, हाँ 15 12 18 16, कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन चेंज करना भूल गया था। सवाल तो खुद से लिखा था, ऑप्शन चेंज करना भूल गया था। 27 आएगा। अगर आप B6 से करोगे तो क्या करोगे? 36 - 1 35, 36 + 1 37, 18 - 2 16, 18 + 2 20, 12 - 3 9, 12 + 3 15। इस तरीके से आपको एक एक काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस सॉल्व करिए, CHSL का है वो सवाल है, पॉज करके रीड करो। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनके दो भुजाओं का योग 16 है? ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज है जिनके दो भुजाओं के सम 16 है? दो भुजाओं के सम 16 है और त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके दो साइड्स बराबर हो, जिसके दो साइड्स बराबर हो। कैसे करोगे मेरे लाल? सर ऐसे करूंगा। हमें इसको अलग लिखने की क्या नीड है? ये ABC है तो उसके दो के सम को बोला है कि 16 है, चलो लिख लिए। मान लेता हूं ये A है और ये B है और इसका सम 16 है। मेरे A और B क्या क्या हो सकता है? A और B 1 और 15 हो सकता है, A और B 2 और 14 हो सकता है, A और B 3 और 13 हो सकता है, A और B 4 और 12 हो सकता है, A और B 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। क्या A और B का सम और कुछ हो सकता है? क्या A और B का सम और कुछ हो सकता है? बोलोगे नहीं सम और कुछ नहीं हो सकता। जब हमें अब इस तरीके के कितने ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा कि A और B 1 और 15 हो जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा A और B 2 और 14 हो जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा A और B 3 और 13 हो जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा A और B 4 और 12 हो जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। हमसे पूछा है सिर्फ हाउ मेनी आइसोसेलस ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है। आइसोसेलस कितने फॉर्म होंगे? अब हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग बोले यहां पर पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा? C साइड का। सर C साइड के पॉसिबल वैल्यू आएंगे 15 से 1 गया 14 और 15 1 16, 14 से 16 तक तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 15। तो 15 15 1 मेरा एक आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हुआ, 15 15 1 मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अगर मैं बोलूं मेरा यहां पर C का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो 14 से 2 गया 12 और 14 और 2 16। अगर मैं बोलूं तो C का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा? 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन हमें समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए। तो हम 13 14 15 तो आपके पॉसिबल है सर, लेकिन हमें क्या ही फर्क पड़ता, हमें 13 और 15 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 14 चाहिए। हमने 14 ले लिया भाई, 14 14 2 मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस तरीके से यहां गया तो 13 से 3 गया 10, 13 3 16, तो 10 से बड़ा और 16 से छोटा एक ही मिलेगा जहां पे 13 साइड होगा। 12 से 4 गया 8, 12 4 16, 8 से बड़ा और 16 से छोटा एक ही मिलेगा जहां 12 साइड होगा। 11 से 5 गया 16, 11 5 6, 6 से बड़ा और 16 से कम एक ही मिलेगा जब 11 साइड होगा। यहां देखा 10 से 6 गया 4 और 10 से 16, यहां 2 मिलेगा। 10 से 6 गया 4 तो 4 से बड़ा एक साइड मेरा 6 हो जाएगा, तो एक बार मेरा बन जाएगा 6 6 10 एक आइसोसेलस ट्रायंगल। और जब मेरा एक साइड 10 ले लेंगे एक बार, तब मेरा बन जाएगा 6 10 10। तो यहां पे दो मेरे आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, दो आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे।
जब मेरा 9 से 7 गया 2 लिया और 9 7 16 लिया, तो 2 से बड़ा और 16 से छोटा। 2 से बड़ा सर 7 ले सकता हूं, तो 7 7 9 आइसोसेलेस बनेगा, और 2 से बड़ा 9 ले सकता हूं, तो 7 9 9 मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। जब बात आया इसका, तो 8 से 8 गया 0 और 8 8 16, 0 से बड़ा और 16 से छोटा, मतलब 1 से 15 तक, 1 to 15, 1 to 15, 1 to 15 सारे संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। अब मैं बोलूं मेरे कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, तो मेरे कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, यहां पे 15, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9, 15 और 9 24 आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होंगे। 24 आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होंगे। अगर इस सवाल में को हमें मेंस में पूछना हो, अगर इस सवाल को हमें मेंस में पूछना हो, अगर सेम सवाल को एज इट इज उठा के मेंस में मैं पूछ दूं, तो मैं ऐसे पूछ दूं, अगर आपके सामने, ध्यान देना, हाउ मेनी, एक वर्ड यूज कर दूं, एग्जैक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल व्हिच इज एग्जैक्टली आइसोसेलेस। एग्जैक्टली आइसोसेलेस मतलब वो सिर्फ आइसोसेलेस ही होना चाहिए, कितने ट्रायंगल बनेंगे। इसी सवाल को मैंने उठाया, सिर्फ बोल दिया एग्जैक्टली आइसोसेलेस होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा 8 8 और 1 से 15 तक में एक संख्या आएगा 8, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा 8 8 8 का। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है, लेकिन आइसोसेलेस के साथ साथ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है। मतलब इसका मतलब हम लोग एक शब्द बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोल सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सबके सब समद्विबाहु त्रिभुज भी है। मतलब जो 8 8 8 वाला ट्रायंगल है उसको आइसोसेलेस में हमने कंसीडर किया है, जबकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इससे हम लोग एक चीज और पता भी चल रहा है कि जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसे आइसोसेलेस में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? बोलोगे जी सर, एकदम हमें चीजें क्लियर है। तो यहां पर जब एग्जैक्टली का बात होगा तो इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 23 आंसर टिक करेंगे, 24 नहीं टिक करेंगे। ठीक ठीक, आगे बढ़ते। एक सवाल मैंने अपने तरफ से रख रखा है, करने का कोशिश करो, करो भाई। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू साइड्स इज 12। सम ऑफ टू साइड अगर 12 दे दे तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 + 11, 2 + 10, 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7, 6 + 6। कैसे करोगे? यहां पर एक साइड हो सकता है 11, एक ट्रायंगल पॉसिबल है, एक साइड हो सकता है 10, एक ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ पे 9 9 3 एक ही पॉसिबल है, 8 8 4 एक ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर करोगे 7 - 5 2 और 7 + 5, कैमरा में कोई दिक्कत हुआ क्या? 7 + 5 आप लोग लाइक मतलब देखते रहना, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो भी ठीक हो जाएगा। मैं सीख लिया हूँ एक छोटी सी चीज। हाँ अब सब ठीक होगा। 7 + 5 और 7 - 5 मतलब 2 से बड़ा और 12 से छोटा, तो 2 से बड़ा 5 भी है और 7 भी है, मतलब एक बार 5 5 7, एक बार 5 7 7, 2 ट्रायंगल बनेंगे। यहां पर 6 और 6 तो खुद ही है, तो 6 - 6 0 और 6 + 6 12, तो 1 से 12 तक। 12 तो सर बड़ा हो जाएगा, तो 12 से 1 कम छोटा, 11। 1 से 11 तक सारे 11 नंबर पॉसिबल है। 6 6 1, 6 6 2, 6 6 3, 6 6 4, 6 6 5, 6 6 6, 6 6 7, 6 6 8, 6 6 9, 6 6 10, 6 6 11, इतने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 2 6 11 17 ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है। 17 आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये बात आपको सिखा दिया। कभी भी आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड पूछे तो आप सीधा बोल दोगे कि मैंने 2 × स्मॉलर साइड -1 आता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा
कि ये मेरा मान लेता हूं कि 8 7 है और ये 8 है। बोला कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल थर्ड साइड कितने आएंगे, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड आर, या फिर ऐसे पूछेगा थर्ड साइड के कितने मान पॉसिबल है। तो कैसे निकालोगे, थर्ड साइड सी है तो 8 से 7 गया 1 और 8 7 15, 1 से 15 तक सारे वैल्यू पॉसिबल है। 1 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 15 से छोटा होना चाहिए मतलब 14 तक ले सकते हैं। तो 2 से 14 तक कितने संख्या हैं, 14 से 2 गया 12 और 1 13 पॉसिबल वैल्यू है। आप उंगली पे गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 पॉसिबल वैल्यूज है। मैं बोला कि इस वैल्यूज को तो गिन सकते हो। कल को आपके सामने सवाल ऐसे हो जाए, देखना ध्यान से, सवाल ऐसे हो जाए, इसको आपने 13 गिन के निकाल लिया कि 13 पॉसिबल वैल्यू आएंगे, 13 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन कल को सवाल ऐसे आ जाएंगे कि एक साइड मेरा 637 है और दूसरा साइड मेरा 254 है, तो बताइए थर्ड साइड क्या आएगा। उस टाइम पे आप फंस जाओगे। तो उसके लिए ये मेथड है कि जब भी आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड पूछेगा तो आप करोगे 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। यहां पे भी आप कर सकते थे 2 7 14, 2 इंटू 7 -1 13। यहां पे भी आपको निकालने की नीड नहीं है, आप सीधा करोगे 2 इंटू 254 -1, 2 चौके 8, 25 दूना 50, 508 -1 507। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया करिए इसे। कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल with a side 8 15 and x. If x is an integer then how many such triangle exist? अगर x आपका इंटीजर है तो x एक पूर्णांक है तो कितने संभव हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर छोटा वैल्यू क्या है 8, 2 इंटू 8 -1, 2 8 16 से 1 गया 15। चलो बोला है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 एंड 11, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड आर पॉसिबल वेयर लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज एन इंटीजर। तो बोलोगे 2 गुणे 11 -1, 2 गुणे 11 -1, 11 दूना 22 से 1 गया 21। क्लियर है, क्लियर है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 17 एंड 13, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड आर पॉसिबल। तो बोलोगे सर 2 इंटू स्मॉलर साइड -1, तो 2 गुणे 13 -1, तो 2 गुणे 13 -1, 13 दूना 26 से 1 गया 25। इसको करो, द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 एंड 11, थर्ड साइड इज एन इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। ये बढ़िया सवाल है। यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि आपका कितने थर्ड साइड है, यहां पे ये पूछा गया है कि जितने गिवन साइड है सबका सम क्या होगा। कैसे निकालोगे, बढ़िया सवाल है। आपको एक और सवाल फॉर्म हो सकता है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा क्या सवाल फॉर्म हो सकता है। वो हुआ नहीं है कभी, आई थिंक कैट में पास्ट में हुआ भी है। मैं आपको थोड़ा सा और डीप में थोड़ा चीजें पढ़ाऊंगा, समझना। चलो भैया समझ लो आगे। अगर मैं बोलूं आपसे कि थर्ड साइड क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर 15 - 11 4 हो सकता है, और 15 + 11 26 हो सकता है। 4 से 26 के बीच में हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, टिल 25 तक। बोलोगे जी सर। अब मैं आपसे अगर बोल रहा हूं मेरे लाल, ध्यान देना मेरी बातों को, कि 5 से लेकर 25 तक के सारे संख्याओं का सम बताओ, तो कैसे निकालोगे। आपको एपी पढ़ाया जा चुका है, एपी में मैंने पढ़ाया था कि जब भी किसी सीरीज का सम निकालते हैं तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ऐसे बोलते हैं, n इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो 5 + 25 30/2। टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, तो n का वैल्यू है
लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1, तो 25 माइनस 5/1 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा। तो 21 गुणे 15, 315 जो आएगा सारे पॉसिबल वैल्यूज के सम आएगा। 315 जो आएगा वो सारे पॉसिबल वैल्यूज के सम आएगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर चीजें एकदम क्लियर है। हमने 5 से लेके 25 तक को जोड़ दिया। तरीका ये रहा कि सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। हमने बोला n कैसे निकालते हैं, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1, यहां से n निकलता है। ठीक है। कोई समस्या? सर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर मैं इन सवालों में एक सवाल आपसे पूछता, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल। सवाल को लिखना, फाइंड द सम ऑफ, यहां से पेरीमीटर के सवाल थोड़े डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल, ऑल द ट्रायंगल। सवाल यही है, मैं सवाल दिखाना शुरू करता हूं। आपके सारे दिए गए ट्रायंगल के परिमापों का सम क्या होगा? जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल है जिसका आंसर आपने 15 ला दिया। हमने बोला इसके जितने पॉसिबल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर का सम क्या होगा? सर हम बोले कि मेरे पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, तो पॉसिबल वैल्यूज ये तो आप आंसर निकाल लिए हो, 2 इंटू 8 माइनस 1 15। पॉसिबल वैल्यूज थे 15 से 8 गया 7, और 15 8 23, 7 से 23 के बीच में। आप बोलते कि सर मेरा ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा? एक ट्रायंगल होगा 8 15, और इसमें से अगर मैं 8 ले लूं तो 8। एक ट्रायंगल होगा 8 15 और इसमें से 9 ले लिया। ट्रायंगल फॉर्म होगा 8 15 और एक 10 ले लिया। 8 15 11 ले लिया। 8 15 12 ले लिया, और इस तरीके से लेते 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 तो सबसे आखिरी ट्रायंगल लूंगा 8 15 और 23 से कम 22 लूंगा। इतने सारे ट्रायंगल में लूंगा। अब सबके पेरीमीटर के सम हमें बताने हैं। सबके पेरीमीटर के सम हमसे पूछ दिया गया, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल। सवाल को ध्यान देना, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल। क्या होगा? तो यहां पे होगा 8 प्लस 15 प्लस 8, 8 प्लस 15 प्लस 9, 8 प्लस 15 प्लस 10, 8 प्लस 15 प्लस 11, 8 प्लस 15 प्लस 12, 8 प्लस 15 प्लस 22। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, सर कैसे निकालूं? बोलूंगा कितने ट्रायंगल बने हैं, तो सर 15 ट्रायंगल बने हैं। 15 ट्रायंगल बने हैं। तो मैं अगर ऐसे लिखना शुरू करूं कि 8 प्लस 15 प्लस 8, तो 8 प्लस 15 प्लस 9, और इस तरीके से तो मैं लिखूंगा मेरा जीवन भर चला जाएगा सर, कि मैं ऐसे ही लिखते चला जाऊंगा, ऐसे लिखते चला जाऊंगा पूरे जीवन भर। ऐसे नहीं लिखूंगा ना, नहीं। मुझे इतना पता है ये दो 15 8 23, 15 8 23, 15 8 23 ये तो फिक्स है। तो 23 23 कितनी बार है? 15 बार है। कि 23 प्लस 8, 23 प्लस 9, 23 प्लस 10 और लास्ट में 23 प्लस 22। हमने बोला इस 23 23 को अलग करो, तो 23 गुणे 15 और ये अलग हो जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 10 टिल 22। अब इसको अलग जोड़ दोगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 345 हो जाएगा। इसको जोड़ो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 22 8 30 अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर, तो 22 से 8 गया 14 15, 2 से काटा 15 बार, तो 345 प्लस 15 15 225, 345 प्लस 225, 3 2 570। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता कि जितने पॉसिबल ट्रायंगल थे, जितने पॉसिबल ट्रायंगल थे उसके पेरीमीटर का सम बताओ, उसके पेरीमीटर का सम बताओ, तो पेरीमीटर का सम 570 बताता। क्लियर है?
जी सर क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आपको समस्या नहीं है तो चलिए सेम सवाल डिफरेंट क्वेश्चन पे बताइए कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल क्या होगा। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल क्या होगा, कैसे निकालोगे, सॉल्व करो। सर अब मैं वर्बली करता हूं, 18 प्लस 11, 18 से 11 7, 7 से लेकर 29 के बीच में आएगा, तो पहला पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा 8, और आखिरी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा 29 से 1 कम 28, तो 8 से 28 तक मेरा पॉसिबल है। अगर पहले का सम निकालूं तो 18 प्लस 11 प्लस 8, 18 प्लस 11 प्लस 9, 18 प्लस 11 प्लस 10, 18 प्लस 11 प्लस 11, जो मेरा 18 प्लस 11 29 होगा कितनी बार आएगा 21 बार। और मेरे और किसके सम आ जाएंगे 8 प्लस 9 टिल 28, 29 गुणा 21, 21 तिया 63, 630 से 21 घटा दो 609, और 8 में 28 जोड़ा 28 8 36 बटे 2 इंटू 28 से 8 गया 20 और 1 21। ये मैंने इसका सम निकाल दिया और ये मैंने इसका सम निकाल दिया। इसका सम निकालने मैंने सिखा रखा, इस वजह से मैं तेज निकाल रहा हूं, इस वजह से मैं तेज निकाल रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं तेज निकाल रहा हूं कि n इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं तेज निकाल रहा हूं। अगर मैं जोड़ा 2 से काटा 18 बार, तो 609 प्लस 18 दूना 36 और 18 का 78, 378, जोड़ दिया 8 9 17, 7 1 8 और 6 3 9, 987 विल बी द क्लियर आंसर, सही आंसर। अगर मुझसे पूछता कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल, इसका सवाल आप खुद से सॉल्व करना कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द possible value of triangle, ठीक ठीक। चलिए ये तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक सवाल है, ट्रायंगल, अच्छा चलो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहां से स्टार्ट होता है। यहां से आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है ना, वो उसके ऑल साइड्स का सम होता है। चाहे दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, उसका पेरीमीटर आपको निकालने बोले तो आप बोलोगे उसका जो पेरीमीटर होगा उसके तीनों साइड का सम होगा, उसके तीनों साइड का सम होगा। अगला स्टेटमेंट, अगर सर ये तीनों के तीनों साइड बराबर हो, अगर ये तीनों का तीनों साइड बराबर हो तो P बराबर हो जाएगा 3a के, P बराबर हो जाएगा 3a के। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, P जो होगा वो 3a के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा साइड क्या हो जाएगा, सर साइड बराबर हो जाएगा P/3 के। मतलब जो मेरा छोटा से छोटा साइड पॉसिबल है वो पेरीमीटर अपॉन 3 हो सकता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो कि आप यहां पर अगली बात ध्यान देना कि जो सबसे छोटा साइड पॉसिबल है P/3 है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइड जो होगा वो P/3 हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो P/3 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब जब भी A होगा तो P/3 से बड़ा होगा या P/3 के बराबर होगा, लेकिन P/3 से छोटा नहीं होगा। सर ये बराबर किस केस में होगा? तो बराबर एक केस में होगा जब आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल बन रहा हो, तो उस केस में जो P है वो बराबर होगा और किसी केस में बराबर नहीं होगा। जो P/3 हो साइड के बराबर होगा। ऐसे एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखना यहां से
कि जो सम नहीं, जो आपका एक साइड है वो हमेशा p/2 से छोटा ही होगा। लार्जेस्ट साइड, जैसे आपने स्मॉलेस्ट साइड का एक रेशियो निकाला कि जो स्मॉलेस्ट साइड है वो या तो p/3 से बराबर होगा या p/3 से हमेशा बड़ा होगा। बराबर होगा तो सिर्फ एक केस में बराबर होगा कि ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल फॉर्म हो रहा हो, ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल फॉर्म हो रहा हो, उसी केस में बराबर होगा। और ऐसे ही जो आपका लार्जेस्ट साइड होता है वो हमेशा p/2 से छोटा होता है। लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज always less than सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो लार्जेस्ट साइड होता है हमेशा सेमी पेरीमीटर से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है समझ लो, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं बोला ये 5 6 7 है, तो 7 5 12 6 18/2, जो सेमी पेरीमीटर होगा 9 होगा। अगर ये सेमी पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको सिखाया जाता है, मैं चलो धीरे धीरे लिख देता हूं। जो P होगा वो क्या होगा, 7 5 12 6 18, और जो इसका सेमी पेरीमीटर होगा जिसे S से डिनोट करते हैं और S को लिखते हैं a+b+c/2, 9 आता है। ये 9 हमेशा आपके इन तीनों से बड़ा होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल का एरिया ही तभी निकाला जा सकता है, या ट्रायंगल ही तभी निकाला जा सकता है जब ये बड़ा हो। क्लियर है? जी सर। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। इस बात को आप ध्यान रखना। अगली चीज, आप आगे बढ़ोगे तो समझोगे कि जो आपके इससे सवाल बनते हैं, एक आधे अच्छे सवाल कभी कभार बन जाते हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल है कि ए ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 16, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 है, जिसकी दो छोटी भुजाएं a और a+1 है। बोला गया है कि द टू शॉर्टर साइड्स हैव इंटीजर लेंथ्स इक्वल टू a एंड a+1। दो छोटा साइड जिसका लेंथ a और a+1 है। तो आपसे बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लेंथ ऑफ द अदर साइड। आपका तीसरा साइड क्या हो सकता है ये पूछा गया। कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है सर। हमें इतना पता है कि जो सबसे छोटा साइड होता है वो p/3 से बड़ा या उसके बराबर होता है। p/3 से बड़ा या उसके बराबर होता है। हमने बोला जो a होगा वो 16/3 के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। 16/3 के या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब a की वैल्यू 3 5 15, 5 से बड़ी होगी, 5.33 हो गया, या तो 5.33 होगी या 5 से बड़ी होगी। अब हमसे बोला गया है कि इंटीजर है, तो 5.33 से बड़ा बड़ा मैं a को 6 कंसीडर कर सकता हूं। a इज ग्रेटर देन 5.33, तो जो मेरा a है वो 5.33 से बड़ा 6 ले सकता हूं। हाँ, जैसे a को 6 लिया तो दूसरा साइड 6 + 1 7 मिल गया। और हमसे बोला गया तीनों का सम जो कि पेरीमीटर है वो 16 के बराबर है। तो हमने एक बोला 6 है और दूसरा बोला 7 है, तो तीसरा 6 7 13 और 3 16 होगा। तो मुझसे पूछा गया तीसरी भुजा क्या हो सकती है, तो 3 हो सकती है। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। सवाल है कि ए ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 32, द टू लॉन्गर साइड्स हैव इंटीजर लेंथ इक्वल टू a and a-3, which of the following would not be the length of the other side। हमने क्या पढ़ा था? चलो पहले सवाल पढ़ लो। त्रिभुज जिसका परिमाप 32 है, जिसकी दो बड़ी भुजाएं, बड़ी भुजाएं a और a-3 है, तो निम्न में से तीसरी भुजा क्या हो सकती है? हमने ये पढ़ा था कि ट्रायंगल का कितना भी बड़ी भुजा क्यों ना हो, वो पेरीमीटर के आधे से छोटा होता है। जो साइड होता है वो पेरीमीटर के आधे से हमेशा छोटा होता है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा a जो होगा वो 32/2 16 से हमेशा छोटा होगा। मतलब a मैक्सिमम क्या हो सकता है?
तो ए मैक्सिमम 15 हो सकता है। अगला है ए माइनस थ्री, तो ए माइनस थ्री क्या हो सकता है, 15 माइनस 3 12 हो सकता है। तो अगर ए मेरा 15 हो गया, ए माइनस 3 12 हो गया, तो 15 प्लस 12 बचा हुआ क्या हो जाएगा, 15 12 27 और 5 32, तभी जाके मेरे तीनों का सम 32 मिलेगा। तो जो बचा हुआ साइड है उसका लेंथ 5 हो सकता है, उसका लेंथ 5 हो सकता है। क्या आपको चीजें क्लियर है, क्या आपको चीजें क्लियर है या फिर कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर। चलो आगे द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट से जब सवाल आता है तो अच्छे अच्छे पानी पी लेते हैं, ध्यान से पढ़ना है चीजों को। इफ P इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल देन नंबर ऑफ इंटीजर साइड ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप P दिया है तो पूर्णांक भुजाओं में कुल कितनी संख्या हो सकती है? आपको सिंपल सी बात है कि आपको साधारण सवाल दिया जाएगा कि अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो पूछा जाएगा कितने ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका परिमाप ये हो सकता है। सवाल आपके आए हुए हैं पेपर में कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स विथ इंटीग्रल साइड आर पॉसिबल फॉर पेरीमीटर 13। कितने इंटीजर साइड वाले ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका त्रिभुज संभव है जिसका परिमाप 13 है। वैसा ही सवाल कुछ यहाँ पे है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि P जो है P के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, या तो P ऑड हो या तो P इवन हो। जब P इवन होता है तो P स्क्वायर अपॉन 48 जो होता है वो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होते हैं, और जब P ऑड होता है, P इवन होगा तो P स्क्वायर अपॉन 48, और जब P ऑड होता है तो P प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल के ये फॉर्मूले हैं। ठीक ठीक, आ जाओ भाई, आगे आओ। सवाल आपके सामने है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विद इंटीग्रल साइड्स आर पॉसिबल फॉर पेरीमीटर 13। पेरीमीटर 13 क्या है, ऑड संख्या। पेरीमीटर 13 क्या है, ऑड संख्या। और जब P ऑड होता है तो पॉसिबल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, P प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। यहां पे पॉसिबल ट्रायंगल क्या आएगा, 13 प्लस 3 16 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 अपॉन 48, 16 तिया 48, 16 अपॉन 3, 3 5 15, 5.33। सर जो आपका इंटीजर वैल्यू आता है उसी को कंसीडर करते हैं, तो 3 5 15, 5 से गया तो 5 मेरे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रायंगल आएंगे, 5 मेरे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्रायंगल आएंगे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। इसे करो, कैसे करोगे, हाउ मेनी ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड्स आर पॉसिबल फॉर पेरीमीटर 45। 45 क्या है सर, एक ऑड संख्या है। ऑड का तरीका क्या होता है, P प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 48, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 48 अपॉन 48। तो कितने पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल आए सर, 48। क्लियर है? जी सर क्लियर है। If the perimeter of triangle is 14 and the sides are integers, then how many different value are possible? 14 क्या है सर, 14 है मेरा इवन, और जब P इवन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है कि सर P स्क्वायर अपॉन 48। तो 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 48, 4 से काटा 12 चौके 48, 4 से काटा 4 चौके 16, 4 9 36, 49 अपॉन 12, तो 12 चौके 48, 4 ट्रायंगल पॉसिबल है, 4 ट्रायंगल पॉसिबल है, 4 ट्रायंगल पॉसिबल है। क्या आपको दिक्कत है सर? हमें तो कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसे करो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विद इंटीग्रल साइड्स आर पॉसिबल फॉर पेरीमीटर 20। अगर पेरीमीटर 20 है तो कितने त्रिभुज संभव है? सर जब पेरीमीटर इवन होता है तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया था P स्क्वायर अपॉन 48, इट मीन्स 20 का स्क्वायर अपॉन 48 जी। 4 से काटा 12 चौके 48, 4 से काटा 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 25 अपॉन 3
8 ट्रायंगल पॉसिबल है, 8 ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है जी सर? इस सॉल्व करो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आर 77, द साइड्स आर इंटीजर, देन हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? पेरीमीटर 77 है तो कैसे करोगे सर? जब मेरा पेरीमीटर ऑड होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कि p प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, 77 प्लस 3 80 गुणे 80 अपॉन 48, 8 छक्के 48, 2 तिया 6 और 40 दूना 180, तो 400 अपॉन 3 जो होगा वो मेरा पॉसिबल ट्रायंगल होगा। 400 को 3 से भागा दो, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 133 ट्रायंगल पॉसिबल है, 133 ट्रायंगल पॉसिबल है, 133 ट्रायंगल पॉसिबल है। चलो भैया अगले सवाल को करो। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स विथ इंटीग्रल साइड्स दैट कैन बी हैव अ पेरीमीटर ऑफ 28। ऐसे कितने त्रिभुज संभव है जिनका परिमाप 28 है तथा सब भुजाएं पूर्णांक है? आपको ये नहीं बताना, यहां पे सवाल हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला पढ़ो। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, उसके जितने पॉसिबल ट्रायंगल है उसका सम बताओ पेरीमीटर का। पहले हम ये पता करें कितने पॉसिबल है। हमने पॉसिबल पता करना शुरू किया। पेरीमीटर क्या है? 28। ये क्या है? इवन संख्या। इवन का क्या होता है? पी का स्क्वायर अपॉन 48। 4 7 28, 12 चौके 48, 4 तिया 12, 4 7 28, 49 अपॉन 3 कितना आया? 16, 16 तिया 48। 16 ऐसे ट्रायंगल है जो पॉसिबल है जिनका परिमाप 28 है। 16 ऐसे ट्रायंगल है जिनका परिमाप 28 है। हमसे बोला सारे परिमापों का सम बताओ। पहला ट्रायंगल इसका भी परिमाप 28, दूसरा ट्रायंगल इसका भी परिमाप 28, तीसरा ट्रायंगल इसका भी पेरीमीटर 28, चौथा उसका पेरीमीटर 28। इस तरीके से 16 ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 28 है, तो सबका सम क्या होगा? 16 इंटू 28, तो 16 गुणे 28 कर दो, 16 8 है 128। एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 28 है, 8 है। तो यू कैन इजीली से कि 448 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। आगे बढ़ो। P is a perimeter of triangle, then the number of scalene integer side triangle। अगर P आपका पेरीमीटर है ट्रायंगल का, तो स्केलन ट्रायंगल कितने बनेंगे उसको कैसे निकालते हैं? आप इतना ध्यान रखो, एक फॉर्मूला याद रखना, आगे का कोई याद नहीं रखना है। आपने क्या याद रखा था कि सब सर P इवन हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो आते हैं पी स्क्वायर अपॉन 48 आते हैं। अब मुझसे बोला स्केलन ट्रायंगल बताओ, तो 6 घटा दो, P माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48। हमसे बोला जब P ऑड हो तब क्या होगा, तो उसमें 6 घटा दो, तो P प्लस 3 था तो P प्लस 3 से 6 घटाओगे, P माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। ऐसा क्यों होता है आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है, ये होता है आपको ध्यान रखना अगर कल को सवाल आता है तो। आपका जब P पेरीमीटर हो और आपसे विषम बाहु त्रिभुजों का बात हो रहा हो, विषम बाहु त्रिभुजों का बात हो रहा हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर P माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48 फॉर इवन, और P माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 फॉर ऑड। द नंबर ऑफ स्केलन ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड्स दैट कैन बी मेड हैव अ पेरीमीटर ऑफ 16। 16 क्या है सर? मेरा इवन संख्या, तो मैं बोलूंगा P माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48, तो 16 माइनस 6 10 गुणे 10 अपॉन 48, 12 चौके 48, 25 चौके 100, 25 बटे 12। टोटल 2 ट्रायंगल पॉसिबल है सर जो कि स्केलन होंगे। टोटल 2 ट्रायंगल पॉसिबल है सर जो कि स्केलन होंगे। द नंबर ऑफ स्केलन ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड्स दैट कैन बी मेड व्हिच हैव अ पेरीमीटर ऑफ 19। 19 क्या है? एक ऑड संख्या, और ऑड संख्या दिया हो पेरीमीटर और आपसे स्केलन ट्रायंगल पूछे तो कैसे करोगे? सर ऑड होता है तो नंबर ऑफ स्केलन ट्रायंगल निकालने का मेथड है P माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, तो हो जाएगा 19 माइनस 3 16 गुणे 16 अपॉन 48, 16 3 48, तो 16 अपॉन 3
लगभग 5 ट्रायंगल आपके फॉर्म होंगे, जिसके सारे के सारे भुजा पूर्णांक है, जिसके सारे के सारे भुजा पूर्णांक है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ो। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने होंगे, अगर मैं ये काम कर दूं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर लो, इससे टोटल नंबर ऑफ स्केलन ट्रायंगल माइनस कर लो, तो क्या मुझे जो बचे हुए ट्रायंगल मिलेंगे वो आइसोसेलेस नहीं मिलेंगे, और आइसोसेलेस के साथ साथ एक आपको इक्विलेटरल भी मिल जाएगा। लेकिन सर जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसे आइसोसेलेस काउंट करते हैं, तो आपके जो बचने वाले ट्रायंगल होंगे आइसोसेलेस होंगे। बोलोगे जी सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल से टोटल नंबर ऑफ स्केलन ट्रायंगल माइनस करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। क्लियर है? जी सर। आपको ऐसा नहीं करना कि इन्हें सॉल्व करके एक नया फॉर्मूला बना के फॉर्मूला रट रहे हो, ये काम नहीं करना है आपको। मैं सीधे ये लिख दिया, अगर आप रटना चाहो तो रट सकते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो p माइनस पी प्लस 6 और एक बार p माइनस पी प्लस पी माइनस 6 अपॉन 48। p से p खत्म, 6 8 48, तो 2p माइनस 6 अपॉन 8, तो p माइनस 3 अपॉन 4 आएगा। अब आपसे कोई बोले कि p इवन हो तो नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आएंगे, तो आप ये भी बोल सकते हो p माइनस 3 अपॉन 4 आएगा। अब आपको ये रटना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला, इस वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं किया, मैं सिंपली आपको सबसे बेसिक तरीका एक ही फॉर्मूला रटाया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लो, पी स्क्वायर माइनस 48, उससे p माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48 माइनस कर दो। अगर आपको सॉल्व करके याद रखना है तो p माइनस 3 अपॉन 4 याद रख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ab, तो 4 इंटू पी इंटू 3 अपॉन 48, 4 तिया 12 चौके 48। तो आपका जब आपसे पूछा जाएगा p ऑड हो और नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ, तो ये होता है p अपॉन 4, p अपॉन 4। रट्टा लगाना चाहते हो रट्टा लगा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए, द नंबर ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इंटीग्रल साइड दैट कैन बी मेड व्हिच हैव अ पेरीमीटर ऑफ 45 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु, ऐसे समद्विबाहु तथा समबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनकी भुजाएं पूर्णांक हो तथा परिमाप 45 हो। कैसे करोगे सर? हम तो वही तरीका लगाएंगे कि p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 45 प्लस 3 48 का स्क्वायर अपॉन 48 माइनस 45 माइनस 3 42 का स्क्वायर अपॉन 48। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर आपको जल्दी है तो आप सीधे p बटे 4 कर दो, 45 बटे 4 करोगे 11 चौक 44 आ जाएगा, लेकिन याद रखना कठिन है, इस वजह से हमने एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ाया। अगर आप सॉल्व करोगे तो 48 माइनस 42 6, 48 प्लस 42 90 अपॉन 48, 6 8 48, 2 चौके 8, 45 दूना 90, आया कितना 45 बटे 4, 11 चौक 44। मिनिमम 11 ट्रायंगल बनेंगे जो कि आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल होंगे। इसे करो, द नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द नंबर ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स दैट कैन बी मेड व्हिच हैव अ पेरीमीटर ऑफ 48। पेरीमीटर 48 है तो कितने आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है। कैसे करोगे? फॉर्मूला आपको याद है, पी स्क्वायर अपॉन 48 माइनस पी माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48। रट्टा नहीं लगाना चाहते हो तो ये लिखो, अगर रट्टा लगा गए हो तो सीधे लिख दो p प्लस 3, सॉरी p माइनस 3 अपॉन 4, तो 48 माइनस 3 अपॉन 4 11। लेकिन हमने रटा नहीं है, हम ऐसे करेंगे, फिर से वही आएगा 48 का स्क्वायर अपॉन 48 माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन 48। सॉल्व करोगे 45 बटे 4 आएगा, 11 आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। अब आपका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर आपका पहले से डिफाइन हो कि 3 ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल है, फिर आप कैसे पता लगाओगे कौन सा ट्रायंगल एक्यूट है, कौन सा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, कौन सा ट्रायंगल राइट है। तो उसके कंडीशन होते हैं जो कि
आपके कोसाइन लॉ से आते हैं ये। अब मैं आपको कोसाइन लॉ आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा, 1-2 सेशन बाद, तो वहां पे भी आपको कॉस से भी प्रूफ कराया जा सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे मैं आपको बेसिक से सिखा देता हूं। जैसे मैं बोला मैंने ट्रायंगल 3 फॉर्म किया, छोटा करता हूं इसे। हमने 3 ट्रायंगल फॉर्म किया। एक है मेरा ये, एक है मेरा ये, और एक है मेरा ये। थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा नीचे कर देते हैं सबको। ये ये 3 ट्रायंगल बन गए। इसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक ठीक है। अगर हम बोले मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो समझना मेरे भाई कि आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा थीटा है, थीटा नहीं लो, थीटा लेने से क्या ही फायदा, थीटा लोगे तो अभी तो कोसाइन प्रूफ कराऊंगा नहीं। कोसाइन लेके कॉस थीटा से प्रूफ कराया जाता है। मैं यहाँ पे कोसाइन प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली समझा देता हूँ। अगर मैं बोल दूं मेरा ये ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, जहां पर तीनों के तीनों केस में सी जो है सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा सी है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा सी है, यहाँ पे ये बड़ी सबसे बड़ी भुजा सी है। तो यू नो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब कह गए थे कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो सी स्क्वायर के बराबर होता है। बट ट्रायंगल अगर बड़ा बना दिया जाए तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो छोटा हो जाता है सी स्क्वायर से। और ट्रायंगल बड़ा मतलब इसका एंगल बड़ा कर दिया गया, मतलब ये 90 से बड़ा कर दिया जाएगा। मतलब जो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर मेरे पास 3 संख्या की बनो कि 3, 4, 5 कैसा ट्रायंगल है, तो मैं चेक करूंगा जो बड़ा वाला भुजा है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकाला, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ये 25 के बराबर आ गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर के। तो 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैंने एक ट्रायंगल यहां पे और लिखा 5, 6 और ले लिया 11। 11 नहीं लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 11 लोगे तो बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। हमने लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और ये 10 का स्क्वायर 100। तो 25, 36 क्या हुआ, 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6। सर 61 छोटा है 100 से। अगर उसका सबसे बड़ा जो कि साइड सी था वो बड़ा हो गया तो मैं ये बोलूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी के स्क्वायर से। इट मीन ट्रायंगल जो फॉर्म होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और एक्यूट एंगल कब फॉर्म होता है, जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा बनता है सी स्क्वायर से। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि 5, 6, 7 एक ट्रायंगल है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हमेशा बड़ा होगा 7 का स्क्वायर 49 से। 7 का स्क्वायर 49 से। तो ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जब दोनों का स्क्वायर का सम बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब दोनों का स्क्वायर का सम छोटा हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आया था इस कंडीशन पर। बोला है कि इफ एक्स, वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक्स, वाई एंड जेड साइड है किसी ट्रायंगल का और जेड इज द लार्जेस्ट साइड, जेड जो सबसे बड़ा साइड है, और कंडीशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है जेड स्क्वायर से। तो जब 2 का स्क्वायर का सम बड़ा होगा तीसरे से तो कौन सा केस है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा हो जाता जेड स्क्वायर से, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाता जेड स्क्वायर के। क्लियर है जी सर, क्लियर है। अगले सॉल्व करो। ए ट्रायंगल विथ साइड 6, 8 एंड 9 मस्ट बी। 6, 8 और 9 कैसा ट्रायंगल है, मैंने देखा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
सर 36 प्लस 64, 100 जो है बड़ा है 9 के स्क्वायर 81 से, और जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड बड़ा हो जाता है थर्ड से तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। क्लियर है जी सर? क्लियर है, क्लियर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 के अनुपात में है तो वो त्रिभुज कैसा है? मैं सिंपल वही करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और सबसे बड़ा साइड 8 का स्क्वायर 64 एक तरफ, 6 6 12 3 1 4 1 5। सर 52 छोटा है 64 से, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड लेस है थर्ड के स्क्वायर से, इट मीन जो तीसरा साइड है वो 64 है, बड़ा है, तो ये बनने वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा हो गया। इसे करो, ए ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ द इट्स साइड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर 7, 24, 30 ऑब्ट्यूज होगा भैया। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 24 और 30 के अनुपात में त्रिभुज है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मिलके 25 का स्क्वायर बनता है, तो ऑफकोर्स 30 के स्क्वायर से छोटा ही बनेगा, मतलब बनने वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है जी सर? क्लियर। इसे करो, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ 3 साइड्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा? चेक करो भैया, 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर छोटा होना चाहिए, 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर छोटा होना चाहिए 64 के स्क्वायर से। सोलह का स्क्वायर, अब ये तो नहीं होगा कभी भी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये बात पढ़ चुके हैं कि 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर होता है 65 के स्क्वायर के। सर इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, 62 का स्क्वायर 3844, 64 का स्क्वायर 4096, याद रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा दो, ऐसे दिमाग लगा दो कि 15 का स्क्वायर जो होगा ना वो 64 के स्क्वायर माइनस 62 के स्क्वायर से छोटा होगा। हमने लिखा 64 माइनस 62 2 और 64 प्लस 62 4 2 6 और 6 6 12। 15 का स्क्वायर 225 और 126 गुणा 2 252, मतलब ये वाला कंडीशन कंप्लीटली सही है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। हमने उसको चेक किया, अब इसको चेक करने में देखो कितना टाइम लगेगा। जो 17 का स्क्वायर होगा वो उधर ले जाओ, तो 66 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, तो 66 प्लस 64 कितना हो जाएगा 130 और 66 माइनस 64 कितना हो जाएगा 2, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 और ये 260, मतलब 289 छोटा हो गया 260 से, जो कि नहीं होना चाहिए था। इधर बड़ा आना चाहिए ना, मुंह इधर है तो ये बड़ा होना चाहिए था, जो कि बड़ा नहीं हुआ। हमने इसे चेक किया तो 18 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0 और 7 5 12, 6 से 12 13, 324 छोटा हो गया 264 से, ये भी नहीं होगा। जो उत्तर हो सकता है वो ऑप्शन ए होगा, वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर छोटा है 64 के स्क्वायर से। क्लियर है जी सर? क्लियर है, बढ़िया सवाल था जी सर, बहुत बढ़िया सवाल था। अगले सॉल्व करो। द रेशियो ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 5 13 12, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल? अब आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल क्या होता है भैया 13। राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़ा एंगल क्या होता है भैया 5 12 13 क्या होगा 90। क्लियर है जी सर? क्लियर है। चलो ये सवाल देखता हूं कौन कौन कर पाएंगे, बढ़िया सवाल है CHSL 2018 का। If the two sides of an acute angle triangle is 8 and 15, the length of third side is x, बताइए क्या होगा? अगर मुझसे सिंपल ये पूछा जाता कि एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड 8 और एक साइड 15 है, तो बताइए थर्ड साइड क्या हो सकता है? तो मैं सिंपली बोल देता 8 15 है अगर, तो 15 से 8 गया 7 से बड़ा होगा, 15 से 8 जोड़ा 23 से छोटा होगा। जो मेरा थर्ड साइड होगा उस 7 से बड़ा और 23 से छोटा होगा, उस 7 से बड़ा और 23 से छोटा होगा। लेकिन यहां पे गेम बदल दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। यहां पे बोला गया देखो क्या, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है,
त्रिभुज जो है मेरा न्यून कोण है, मतलब वो एक्यूट एंगल है। यहां पर कंडीशन ये भी फुलफिल करना चाहिए कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर उस थर्ड साइड से हमेशा बड़ा हो। मतलब थर्ड साइड से बड़ा होने के लिए 8, 15, 17 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 के स्क्वायर के। तो वहां से यहां तक एक्यूट एंगल बनेगा 17 के नीचे तक, 17 के ऊपर से वो राइट एंगल होगा, फिर उसके ऊपर जाओगे 18 लोगे तो 18 के केस में क्या होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। मतलब मैं 23 तक तो वैल्यू ले ही नहीं सकता, मैं मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूं 17 तक, 17 से छोटा हो भी। अब सबसे छोटा से छोटा क्या वैल्यू ले सकता हूं, सबसे छोटा से छोटा क्या वैल्यू ले सकता हूं बताइए? 7, 8, 9 क्या लूं? ध्यान से देखना, सबसे छोटा वैल्यू जो आप ले सकते हो, सबसे बड़ा वैल्यू आप जो ले सकते हो, अगर आपसे आज के बाद कभी कोई पूछे कि एक्यूट एंगल का सबसे छोटा वैल्यू क्या लूंगा, तो आप याद ही कर लो, अगर मैं एक्यूट एंगल हो तो मैं इसका सबसे छोटा ले सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और सबसे बड़ा ले सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इससे बड़ा नहीं ले सकता और इससे छोटा नहीं ले सकता। कहां से आया? तो वहीं से आया, क्योंकि हमने पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जो इसका थर्ड साइड होगा हमेशा 2 के स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा होगा। थर्ड साइड हमेशा 2 के स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा होगा, मतलब 2 के स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर रूट। और जो एक साइड बच गया वो हमेशा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा। अब हमने बोला जो सी है वो इससे छोटा होगा, इससे हमेशा बड़ा होगा। अगर आप पर्टिकुलरली सी को टारगेट करोगे तो आपने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि सी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए। और एक चीज आप लिख लोगे, जैसे ही आप यहां से एक चीज और कंक्लूड करोगे कि सी का वैल्यू और क्या पॉसिबल है, तो ए का वैल्यू एक बार, बी का वैल्यू एक बार, सी का वैल्यू एक बार, इस तरीके से आप ए स्क्वायर के लिए लिखोगे। अगर मैं अलग से लिख दूं, क्या लिख दूं? आ जाओ लिख देता हूं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ए है, ये बी है, सी है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है सी स्क्वायर के। तो यहां से अगर आपको सी का पॉसिबल वैल्यू पूछा जाएगा तो हमेशा आप लिख सकते हो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा। ये भी वहीं से निकल के आता है, जैसे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला निकाले हो वैसे बारी बारी से लिखते हो, तो यहां पे भी प्रूफ होके आता है। बस तो सिंपली आप बोल दोगे कि 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो 225 माइनस 64 और 225 प्लस 64, तो ये 17 हो जाएगा और ये √161 हो जाएगा। तो √161 से 17 के बीच में जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल यहीं पे खत्म हुआ। आगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और आपको साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ने को मिलेगा। तो यहीं के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।